नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा रचित कहानी संग्रह कुब्जा सुंदरी के 16 कहानियों के क्रम में 12वीं कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है सीताराम। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कलेक्टर सीताराम की तनख्वाह 1200 रुपया महीना थी, लेकिन वह अपने घर का खर्च बड़ी किफ़ायत के साथ करते थे। शहर के दूसरे अफसर और उनकी पत्नियां उन्हें मक्खी चूस कहा करते थे। सीताराम और उनकी पत्नी में परस्पर बड़ा प्रेम था, फिर भी उनमें एक भेद की बात थी। हर महीने तनख्वाह मिलते ही सीताराम 900 रुपये इंग्लैंड भेज देते थे और उनकी पत्नी चेष्टा करने पर भी यह नहीं समझ पाई थी कि आखिर ये रुपये हर महीने क्यों भेजे जाते हैं। पहले वह समझती रहीं कि उनके पति इंग्लैंड के किसी बैंक में जमा होने के लिए भेजते हैं और यह सोचकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी, किंतु बाद में उनकी समझ में आया कि यह बात नहीं हो सकती। स्वयं अपनी इच्छा से धन बचाने में और विवशतावश किसी को रुपये देने में बड़ा अंतर होता है, जो कि हमारे दैनिक व्यवहारों में और उसके कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक दशा द्वारा स्पष्ट दिखाई दे जाता है। एक दिन सीताराम ने अपनी पत्नी से कहा, जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था तो मुझ पर कर्ज हो गया था और उसी कर्ज को उतारने के लिए मैं हर महीने रुपये भेजा करता हूँ। लेकिन उनकी पत्नी की समझ में यह बात नहीं आई कि जब सारा खर्चा ससुर करते रहे थे तो फिर पति पर कर्ज कैसे हुआ। फिर भी पत्नी को ना शंका प्रकट करने की गुंजाइश होती है और ना ही बहुत से प्रश्न करने की। कभी चर्चा छिड़ती भी तो सीताराम चुपचाप बात बदल देते और दूसरा प्रसंग ले उठते। कभी कभी उनकी पत्नी इंग्लैंड के जीवन के विषय में सुनी हुई बातों का ध्यान कर उद्विग्न हो उठती, किंतु उनके प्रति सीताराम का प्रेमपूर्ण व्यवहार इन शंकाओं को टिकने न देता। मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है, वह सोचती। बात चाहे कुछ भी हो, मैं समझूंगी कि उनकी तनख्वाह 300 रुपये ही है। ऐसी ही बातों से वह अपने आप को तसल्ली देती। भारतीय नारियों के परंपरागत पतिव्रत की विशेषता और शक्ति होती ही ऐसी है। सीताराम ससुर के रुपये से इंग्लैंड गए थे और वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। जब वह इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे तो उनकी पत्नी सुंदरी की अवस्था 19 वर्ष की थी। वह बड़ी रूपवती थी, लेकिन गहने कपड़े पुराने ढंग के पहनती थी। वह समझती थी कि इस बात से उसके पति प्रसन्न होंगे। उनका और उनकी माँ दोनों का यह हार्दिक विश्वास था कि जितने ही अधिक गहने खरीदे और पहने जाते हैं, उतनी ही अधिक सुंदरता भी बढ़ती है। इसके विपरीत बेचारे सीताराम सोचते कि अगर मेरी पत्नी अपनी नाक से वह भद्दी नलकी और कान से बड़े बड़े बुंदे निकाल कर सिर्फ बारीक चूड़ियों का जोड़ा पहने रहे और पुराने ढंग की चक्करदार साड़ी के बजाय हल्की साड़ी नए ढंग के सफाई के साथ पहने तो कितनी सुंदर लगे। इसी तरह रेशमी किनारी की कोहनी तक लटकती हुई भद्दे रंग की आस्तीनें भी बुरी लगतीं और वह सोचते आस्तीनें तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सच पूछिए तो वे स्वयं भी पुराने विचारों के थे। उन्हें अपनी पत्नी को यह बताने में बड़ा संकोच होता था कि पहनने ओढ़ने के बारे में उनके अपने विचार क्या हैं। यह सोचते कि अगर मैं कहूँगा तो भी ये पुराने विचार वाले आदमी मेरी बात मानेंगे नहीं और इस प्रकार वह असंतोष के कीड़े को अपना मस्तिष्क चाटने देंगे। वह सिनेमा जाते और वहाँ रूपवती स्त्रियाँ देखते, पर्दे पर दिखाई जाने वाली और सिनेमा देखने आने जाने वाली भी। एक ये हैं जो अपने रूप का अच्छे से अच्छे उपयोग करना जानती हैं और एक मेरी स्त्री है जो कोरी बुद्धू है। वह अपने मन में विचार करते और अपने दुर्भाग्य पर ठंडी आह भरकर रह जाते, लेकिन फिर यह सोचकर कि अच्छा इंग्लैंड हो आऊँ तब तो सब बातें ठीक करूँगा, वह बात टाल देते और इससे उन्हें कुछ तसल्ली हो जाती। सीताराम इंग्लैंड पहुंचे। जिधर भी उनकी दृष्टि गई उन्हें सुघड़ता ही सुघड़ता दिखाई दी। उन्होंने सोचा, कैसा सुंदर शरीर है, कैसे सुरुचिपूर्ण कपड़े, मेल और अनुपात का कैसा सूक्ष्म विवेक, ये सुंदर आचार व्यवहार, ये चमकते हुए मुखड़े, यह अनुकूल वातावरण, यह तो सचमुच स्वर्ग है। इससे अधिक मनुष्य और चाह क्या सकता है। कुछ दिनों तक इस स्वर्ग में अप्सराओं के बीच रहने के बाद एक अप्सरा उनसे अधिक आत्मीयता के साथ मिलने जुलने लगी। इस स्वर्गीय जीव से तो केवल बातें करने में इतना आनंद आता है। उन्होंने सोचा कि जीवन को सुखी बनाने के लिए इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए। न विवाह, न बच्चे, ऐसा था वह सुख जो उन्हें उसके संग मात्र से मिलता था। उससे अलग होते ही वह उदास हो जाते। उन्हें अपनी पत्नी सुंदरी की याद आती, जिसे वह गांव में छोड़ आए थे। धीरे धीरे उसके लिए उनके मन में एक प्रकार की अरुचि सी होने लगी। एक दिन सीताराम के बुरे ग्रह पराकाष्ठा पर थे। उस अप्सरा से अपना जाल बड़ी सफलता के साथ फैलाया था और अंत में सीताराम उसमें फंस ही गए। उन्होंने उससे ब्याह करने का निश्चय कर लिया। बातें तय हुई और 3 सप्ताह के भीतर ही भीतर सब कुछ समाप्त हो गया। इंग्लैंड में ऐसा प्रबंध होता है कि यदि कोई चाहे तो आध घंटे से भी कम में ब्याह संपन्न हो जाए। शुरू शुरू में बातें करते समय एक दिन सीताराम ने खुशी की एक गैर जिम्मेदार भावना से प्रेरित हो उस स्त्री से कह दिया कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ।
स्वभावतः उन्हें बाद में भी यह असत्य निभाना पड़ा। ऐसी भूलों को सुधारना बड़ा मुश्किल है। बातें इसी आधार पर आगे बढ़ती रहीं और अंत में यह असत्य ब्याह के समय रजिस्ट्री कराने वाले सरकारी अफसर के सामने दोहराया गया। ब्याह के समय इस प्रकार की घोषणा आवश्यक होती है, क्योंकि इंग्लैंड में पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष कोई दूसरी स्त्री के साथ ब्याह नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से अंग्रेजी कानून में स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं माना जाता। सीताराम और उनकी अप्सरा ने विवाह के बाद फौरन ही पति पत्नी की तरह जीवन बिताना आरंभ नहीं किया। कुछ कठिनाइयां ऐसी थीं जिसके कारण यह बात थोड़े दिनों के लिए रोकनी पड़ी। सीताराम ने अपने घर पत्र लिखा और कुछ कारण बताकर अधिक रुपया मंगवाया। ससुर ने रुपया भेज दिया और उसके बाद सीताराम अपनी अंग्रेज पत्नी के साथ रहने लगे। सीताराम ने अनुभव किया कि उनकी अप्सरा का स्वभाव दिन पर दिन शीघ्रता के साथ बिगड़ता जा रहा है। जिस सुशीलता और सुघड़ता की पहले वह इतनी प्रशंसा किया करते थे, वह धीरे धीरे कम होती दिखाई दी और अंत में बिल्कुल लुप्त हो गई। उन्हें उसके स्वभाव में सचमुच कठोरता दिखाई देने लगी, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने सोचा कि सुंदरी निश्चय ही उससे ज़्यादा अच्छी है। जल्दी ही सीताराम को यह मालूम हो गया कि जिस सुंदर होठों की मैं प्रशंसा किया करता था, वे प्लास्टिक के बराबर रंगे रहने के कारण इतने भले मालूम पड़ते हैं और जब वे रंगे हुए नहीं होते तो बहुत भद्दे दिखाई देते हैं। कभी कभी वह सोचते कि उम्र के बारे में भी धोखा खाया है। तब उन्हें सुंदरी के होठों और मुंह का ध्यान आता और वह इस नतीजे पर पहुंचते कि वे अंग्रेजी अप्सरा के होठों और मुंह से 1000 गुने सुंदर हैं। एक दिन सीताराम को यह भी पता चला कि अंग्रेज अप्सरा के सिर पर जो बाल हैं वे उसके अपने नहीं हैं। उस दिन उन्हें जो मानसिक पीड़ा हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नरक में पड़ी हुई आत्माएं ही उसे समझने में समर्थ हो सकती हैं। अंत में यह बात भी स्पष्ट हो गई कि केवल बाल ही नहीं, भौहें भी रंग कर काली बनाई गई हैं। 1 महीने बाद उन्होंने यह भी देखा कि श्रीमती के मोती जैसे सफ़ेद दांत एक डिब्बे के अंदर 2 कतारों में हिफाजत से रखे हुए हैं। निसंदेह इन बातों की खबर उन्हें देर से लगी। सीताराम अधिक सहन न कर सके। उन्होंने गले में फांसी डालकर इस कष्ट से छूटने का संकल्प किया। वह कुर्सी पर कमर लगाकर बैठ गए और अपने आप को कोसने लगे। उन्हें अपने गांव और मंदिर की याद आई। उन्हीं का ध्यान करते हुए उन्होंने आंखें बंद कर ली और सोच में डूब गए। बचपन के दिनों की याद नदी की तरह उमड़ आई। मरी हुई माता का रूप उनके आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने देखा कि माँ की आंखों में दया भरी हुई है। इसके बाद उन्हें अपनी पत्नी की सुधाई। उन्हें ऐसा लगा मानो भोली सुंदरी उनके वापस आने की प्रतीक्षा कर रही है और उसके मुख पर तेज है, जैसा तपस्या के समय उमा के मुख पर था। आत्महत्या से पूर्व मनुष्यों को ऐसी ही मानसिक अनुभूतियाँ होती हैं और उन्हें ऐसे ही सपने दिखाई देते हैं। सीताराम की आंखों में आंसू भर आए। तब एकाएक उन्हें डिब्बे में रखे हुए दांतों का ध्यान आया। नकली दांतों की दोनों पंक्तियां उनके सामने सजीव बनकर खड़ी हो गईं और उनका मखौल उड़ाती हुई बोली, मूर्ख, तू धोखा खा गया? तो क्या इस सड़ी हुई औरत के पीछे मैं अपनी जान दे दूं? नहीं नहीं, कितनी बड़ी मूर्खता का काम मैं करने जा रहा था, सीताराम ने अपने मन में कहा और कुर्सी से उठ कपड़े पहनकर बाहर चले गए। कुछ दिनों तक इधर उधर मारे मारे फिरने के बाद एक दिन संयोगवश उन्हें मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के एक प्रोफेसर मिल गए। उन्होंने अपनी शिक्षा उसी कॉलेज में प्राप्त की थी। प्रोफेसर से उन्होंने अपनी मूर्खता की सारी कहानी कह सुनाई और उनकी सहायता मांगी। प्रोफेसर को अपने पुराने शिष्य पर दया आ गई। वह उसे जाल से निकालने की चेष्टा करने लगे और अंत में उस औरत को समझौते के लिए तैयार करने में सफल हो गए। सीताराम को इस बात के लिए राजी होना पड़ा कि जब वह इम्तहान पास कर इंडियन सिविल सर्विस में ले लिए जाएंगे तो अपनी तनख्वाह का, चाहे वह कितनी भी हो, एक बड़ा हिस्सा हर महीने उस औरत को भेज दिया करेंगे। रकम तय कर दी गई और इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर सीताराम ने सोचा, बड़े भाग्य जो इस जाल से छूटा, चाहे किसी भी शर्त पर सही। ब्याह कराने वाले अफसर के सामने झूठी घोषणा करने के कारण लंबी जेल काटने, सदा के लिए अपमानित होने और किसी प्रकार की भी नौकरी न पाने का भय था। उन्होंने कसकर पढ़ाई की और ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ भारत के लिए चल पड़े। जहाज से उतरकर भारत की भूमि पर पैर रखते ही उन्हें ऐसा लगा मानो वह अपनी माँ की गोद में आ गए हों और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। विदेश से भारत लौटने वाले सभी लोगों के हृदय में ऐसी भावना उठती है, लेकिन सीताराम के साथ जो घटनाएं घटी थीं उनके कारण उन्हें यह अनुभूति और भी तीव्र रूप में हुई। घर पहुंचकर जब उन्होंने सुंदरी को देखा तो परंपरा का ध्यान जाता रहा और उन्होंने सारी भीड़ के सामने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसके पुराने ढंग के कपड़े और गहने अब सचमुच सुंदर दिखाई देने लगे। उसकी कोहनी तक पहुंचने वाली आस्तीनें, जिन्हें पहले वह घृणा की दृष्टि से देखते थे, अब सुरक्षा और हर्ष की भावना उत्पन्न करने लगीं। डूबने से बचाए जाने पर जो भावना किसी व्यक्ति को सूखी भूमि पर खड़े होने में होती है, वही भावना सुंदरी को पुराने ढंग की चीज़ें देखकर सीताराम को हुई। सुंदरी कितनी रूपवती और सुसंस्कृत है, यह बात उनकी समझ में तब आई। यह ज्ञान सीताराम को सचमुच का बड़ा महंगा पड़ा। लेकिन अब जिस प्रेम का उदय उसके हृदय में सारे संसार को जीवन दान देने वाले सूर्य के समान हुआ,
उसके लिए जो भी कीमत दी जाए वही कम। यह कहानी बस इतनी ही। धन्यवाद।